हम लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड द्वारा निकाला गया मॉडल सेट है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम बता दें कि अब दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम बता दें कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच दूरी F=R/2 है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो हम बता दें कि इसमें आवृत्ति एक ऐसा मात्रा है जिसकी अपरिवर्तित रहता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायमीटर। डायमीटर फोकस दूरी के मापने का यंत्र है, डायमीटर लेंस की क्षमता मापने का एक यंत्र है। इसका फॉर्मूला होता है P=1/f। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अगला, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्र दीपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल, जिसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। रेटिना, दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के दूर बिंदु क्या है। तो हम बता दें सामान्य नेत्र के दूर बिंदु है अनंत। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेत्र में पाए जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा एवं वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो हम बता दें कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा के इकाई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। कूलम किसका ऐसा ही मात्रक है। तो कूलम विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। ब्रह्मा के सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो प्रवृत्ति करती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, CO+H2 रिएक्शन करेगा, Cu+H2O बनेगा, तो दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। हम कहते हैं कि इसमें H2 का उपचयन हो रहा है, H2 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि यह चित्र है, चित्र में विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो हम बता दें कि लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, जो कि अम्ल और क्षारक को पहचानने में मदद करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बता दें कि वह क्षार होगा। बता दें कि यदि कोई भी चीज़ का 7 से नीचे हो तो वह अम्ल होता है, और 7 हो तो वह उदासीन हो जाता है, और 7 से अधिक पीएच मान हो तब वह क्षार होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो बताया कि यह दिया गया चित्र सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन के चेतावनी चिन्ह रहते हैं। किसी भी अम्ल या क्षार के बर्तन पर चेतावनी चिन्ह ऐसा ही लगते हैं, चित्र देख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो हम कहते हैं कि इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह धातु है, धातु। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रोमीन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी है? तो बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद आता है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को एशक कहते हैं, अयस्क। हम बता दें कि खनिज भी भूपर्पटी में प्राकृतिक में पाए जाते हैं, अंदर भूपर्पटी में ही पाए जाते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते और सभी अयस्क खनिज नहीं होते, लेकिन सभी खनिज अयस्क होते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है, अयस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो हम बता दें कि प्रोपेनॉल में कीटोन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? बता दें कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसके लिए ऑप्शन इस ही होगा, केवल नीचे की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ब्रेक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रेक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ब्रिकाणु कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ब्रिकाणु होता है, ब्रिकाणु, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हल्का कुछ एरर आ गया है वहाँ से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल का पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी है, इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? तो बता दें कि एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए यह चित्र मुकुल का है और इसमें हो रहा है जनन, मुकुलन कहलाता है। तो यह हाइड्रा में जनन की फिगर दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना?
तो मैंने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। अगला निम्नलिखित में कौन होता है? तो हम बता दें कि यह सांप, मेढक और ग्रास होपर एक प्रकार के जीव हैं, जंतु, और घास है जो कि उत्पादक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, घास। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो यह द्वितीय पोषी स्तर का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो हम बता दें ओजोन परत के अपक्षय के लिए CFC जिम्मेदार है, जिसका तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा दो पदार्थ को विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, यह जैव मात्रा नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो हम बता दें कि न्यूनतम 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा रहा है अपने कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।